चलिए, कल तक हमने कृषि भूगोल में जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं या कंसेप्ट हैं उनकी समझ की बात की और उन्हें ज्ञात करने के जो तरीके हैं उनको हमने समझा। तो अधिकतर ऐसा प्रश्न आपको उनकी विधियों के संबंध में ही पूछा जाता है। अब इसके अलावा अगला जो टॉपिक आपको डिस्कस करना है वो है कृषि का प्रादेशिकरण। कृषि प्रादेशिकरण निर्धारण की कौन कौन सी विधियां, कौन कौन सी तकनीकें। तो वैसे तो हमने कृषि प्रकारिकी या एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी जो आपको अलग से टॉपिक दिया गया था उसमें कोस्ट्रोविकी के अकॉर्डिंग कुछ चर जो है उनकी बात की थी और उनके आधार पर कृषि के प्रकार बताए गए थे। यहां हम किसी एरिया को कुछ एग्रीकल्चर के अलग अलग प्रदेशों में या कृषि के विभिन्न प्रदेशों में विभक्त करना चाहते हैं। तो कृषि प्रादेशिकरण की जो प्रक्रिया है उसमें हमें सबसे पहले प्रदेश के बारे में पढ़ना होगा। एग्रीकल्चरल रीजनलाइजेशन। कृषि प्रदेश क्या होता है? एक ऐसा प्रदेश जिसमें किसी तत्व को लेकर समरूपताएं पाई जाती हैं, तो वो एक प्रदेश होता है। जैसे हम प्राकृतिक प्रदेशों की भी बात कर लेते हैं कि पर्वतीय प्रदेश, तो इसका मतलब जिस एरिया में पूरे में पर्वत पाए जाते हैं वो पर्वतीय प्रदेश। मैदानी प्रदेश, तो जिसमें सारे में मैदान पाए जाते हैं वो मैदानी प्रदेश। ऐसे ही हम हो सकता है किसी मानव की जो एक्टिविटी है, उद्योग वगैरह है, औद्योगिक प्रदेश, खनन प्रदेश। तो रीजन या प्रदेश की जो अवधारणा है उसमें हमें किसी तत्व विशेष को लेकर या किसी उद्यम को लेकर, एंटरप्राइजेस को लेकर समरूपताएं मिलती हैं, उसको हम एक प्रदेश कहते हैं। कृषि प्रदेश का अर्थ है जिस क्षेत्र में आपको कृषि को लेकर एक जैसी विशेषताएं देखने को मिलती है, वो एक कृषि प्रदेश है। लेकिन ये एक जैसी विशेषताएं किस अर्थ में? एक जैसी विशेषताएं फसल के प्रकार के संदर्भ में, एक जैसी विशेषताएं उत्पादन की प्रक्रिया कैसी है उसके संदर्भ में, एक जैसी विशेषताएं उत्पादित वस्तु का उपभोग कैसे किया उसके संबंध में, या एक जैसी विशेषताएं उसका किस स्तर तक हमने वाणिज्यीकरण या व्यापारीकरण किया या उसको बेचा उस स्तर पे। तो हमने जो पीछे कृषि प्रकार, कृषि प्रणालियां, कृषि प्रकारिकी वो चीजें पढ़ी हैं, उन्हीं के बेस पर ही हमें कृषि प्रादेशिकरण का काम करना है, एग्रीकल्चरल रीजनलाइजेशन का काम करना है। तो किसी एरिया में इन विशेषताओं को समरूपता के रूप में देखते हुए हम प्रदेशों में विभक्त करेंगे। जैसे आप ये कहेंगे कि ये चावल का कृषि प्रदेश, ये गेहूं का कृषि प्रदेश, ये मक्का का कृषि प्रदेश, तो इसमें हमने एक फसल को आधार बना लिया। आपने कह दिया निर्वाह का कृषि प्रदेश, व्यापारिक कृषि प्रदेश, तो आपने जो उत्पादन प्राप्त हुआ उसको हमने किस उपयोग में लिया उसको आधार बना लिया। आधार अलग अलग हो सकते हैं। विभिन्न विद्वानों ने कृषि प्रदेशों के सीमांकन के लिए अलग अलग चीजों को आधार बनाया है। लेकिन वैसे देखा जाए तो प्रादेशिकरण करने के लिए जो तकनीकें अपनाई जाती हैं, जो टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, उनमें कुछ मुख्य उनके प्रकार हो सकते हैं। जैसे कुछ टेक्निक्स हो सकती हैं नॉर्मेटिव या मानकीय, कुछ टेक्निक्स हो सकती हैं सिंगल फैक्टर, कोई एक ही तत्व है उसको आधार बनाकर कोई कृषि प्रादेशिकरण कर दे। कुछ तकनीक होती हैं मल्टी फैक्टर, जिसमें एक से अधिक तत्वों की समरूपता को हम देख लेते हैं। कुछ तकनीकें होती हैं सांख्यिकीय, कुछ तकनीकें होती हैं मिश्रित प्रकार की। तो इन अलग अलग तकनीकों के आधार पर
विश्व में कृषि प्रादेशिकरण के प्रयास किए गए। किसी क्षेत्र विशेष को प्रदेशों में बांटने का काम बेकर ने यूएसए में किया था। आपने 13 कृषि प्रदेशों में उसने बांटा था। संपूर्ण विश्व को विठलसी ने 13 कृषि प्रदेशों में बांटा था। और ऐसे ही हमने प्रारंभ में जब एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी का डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था कि एशिया को इसने, अफ्रीका को इसने, यूरोप को, दक्षिण अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, अलग अलग विद्वानों ने, जिनमें जॉनसन, जॉन्स, टेलर, वाल्केनबर्ग, सैंड्स, इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग कृषि प्रदेशों में विभक्त करने का काम किया था। अब इन लोगों में से किसी व्यक्ति ने किस प्रकार की तकनीक का सहारा लिया, हम वानथिनेन की भी इसमें बात करेंगे। हालांकि ये टेक्निक्स इन पर डिस्कशन करने की बात बाद में आती है। वानथिनेन की थ्योरी बहुत पुरानी है, लेकिन उसने भी किसी क्षेत्र को कुछ कृषि प्रदेशों में या कृषि पेटियों में बांटने के लिए कुछ आधार बनाए थे, कुछ चीजों को उसने देखा था। कई बार हम प्रादेशिकरण केवल देखकर, अनुभव के आधार पर कर देते हैं कि जो कुछ देखने को मिल रहा है उसके आधार पर लिख दो। और कई बार हम आंकड़े लेकर सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करते हुए इन्हीं चीजों को हम निकाल कर और एक डाटा के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे आपने कृषि उत्पादकता, फसल के प्रारूप, फसल के संयोजन, इसकी विविधता, इसके सांद्रण, फसल गहनता, ये कुछ अवधारणाएं पढ़ी। ये सब अवधारणाएं भी कृषि के प्रादेशिकरण में काम आती। जैसे आपने फसल संयोजन प्रदेश बना लिए, तो फसल संयोजन प्रदेश है क्या? कृषि प्रदेश। फसल संयोजन प्रदेश बनाने के लिए हमने बहुत सारे लोगों की सांख्यिकीय विधियां देखी। तो सांख्यिकीय विधियों में तो आपने निश्चित मान रख दिया कि कौन सी फसल कितने % एरिया पर बोई गई है। अनुभव जनित तकनीकें होती हैं, उनमें सिर्फ हम देखते हैं कि ज्यादा कौन सी बोई जा रही है। इस एरिया में देखा यहां मक्का ही मक्का ज्यादा है, तो कह दिया मक्का का कृषि प्रदेश। तो ये अनुभव आधारित हो गई। और आपने प्रत्येक का डाटा लिया और उसमें से फिर निकाल के आपने बताया, तो वो हो गया वो सांख्यिकीय विधियों पर आधारित। कई प्रकार की चीजों को एक साथ देखा तो बहुल कारक हो गया, और एक ही तत्व को आधार बनाकर हर जगह प्रादेशिकरण किया तो एकल कारक हो गया। तो ये कुछ तकनीकें आपके सामने आनी है, लेकिन इन तकनीकों से पहले हमें कृषि प्रादेशिकरण के लिए तत्व कौन से लेने हैं। तकनीकों में तो हमने बात कर ली कि तत्व 1 लेना है, 2 लेने हैं, 3 लेने हैं, अनुभव के आधार पर बात करेंगे या सांख्यिकीय विधियों की बात करेंगे। ये तो हुई टेक्निक्स। लेकिन आप कृषि प्रादेशिकरण करोगे किसके बेस पर? उत्पादन की मात्रा के आधार पर करोगे, फसल के प्रकार के आधार पर करोगे, कितनी मात्रा बेची जा रही है उसके व्यापारीकरण या वाणिज्यिकरण की मात्रा के आधार पर करोगे। उनको हम कहते हैं कृषि प्रादेशिकरण में प्रयुक्त होने वाले तत्व। जैसे कोस्त्रोविकी ने प्रयुक्त किए थे सामाजिक, संगठनात्मक, आर्थिक या उत्पादनात्मक, ऐसे अलग अलग संरचनात्मक, ऐसे कुछ तत्वों का उसने प्रयोग किया था। ऐसे विभिन्न विद्वान कोई उत्पादन की गहनता को आधार बनाएगा, कोई निवेश की मात्रा को आधार बनाएगा, कोई उसमें वाणिज्यीकरण का स्तर कितना है उसका आधार बनाएगा। लगभग कृषि प्रादेशिकरण के लिए विभिन्न विद्वानों ने जिन तत्वों को आधार बनाया, उनमें नाम लगभग यही 5-7 ही मिलेंगे आपको, जिनके आधार पर आप तय कर पाते हो कि विस्तृत कृषि है या गहन कृषि है या निर्वाह है या व्यापारिक है या एकल फसल की है या बहुफसली कृषि है, संयोजन किस प्रकार का है। ये सब चीजें हम उन तत्वों के आधार पर ही डिसाइड करते हैं। और हमने कितने तत्वों को देखा, किस प्रकार से देखा, प्रादेशिकरण करने के लिए कोई सांख्यिकीय विधि अपनाई या किस तरीके से किया, तो वो सब चीजें टेक्निक्स के अंतर्गत आएंगी। अगर पिछले कुछ पेपर्स देखें तो हमें कृषि प्रादेशिकरण की इन तकनीकों के साथ साथ
कुछ प्रमुख देशों के कृषि प्रदेशों के बारे में भी पूछा गया है। तो डायरेक्ट ये तो नहीं लिखा गया कि एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड या विश्व के विभिन्न देशों के कृषि प्रदेश, लेकिन जब आपके सामने लिख दिया है एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन, कृषि प्रादेशिकरण, तो इसमें स्पष्ट हो गया कि हमें कुछ देशों के कृषि प्रदेशों के बारे में पढ़ना ही है। सबके बारे में तो नहीं पढ़ना, लेकिन जैसे यूएसए, कनाडा, इस तरीके के कुछ जो देश हैं, चाइना है, उनके बारे में हमें कृषि प्रदेशों के बारे में देखना ही पड़ेगा। तो कृषि प्रादेशिकरण करने से पहले थोड़ा सा हमारे दिमाग में कृषि प्रदेश का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि एरिया किस प्रकार की कृषि से विशेषताओं से युक्त है। उसके आधार पर उसका नाम देखकर हम बता दें कि ये इस टाइप का कृषि प्रदेश है, और उसके बाद में हम उसमें क्या क्या आधार अपनाए गए उनकी बात करेंगे। तो पहले तो हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं कि कृषि प्रदेश होता क्या है। वैसे ये सामान्य टर्म है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति के शब्दों में अगर हम बात करें तो हम कृषि प्रदेश को विटेल्सी की जो शब्द हैं उसके शब्दों में समझ सकते हैं। बातें उसने वही कही है जो हम कृषि प्रदेश से समझते हैं, कि जिसमें कृषिगत विशेषताओं को लेकर समानताएं आपको देखने को मिलती हैं, भूमि उपयोग की आपको समानता मिलती है, फसलों की किस्मों की और उनके उत्पादन की विधियों के रूप में आपको समानता मिलती है। तो कृषि प्रदेश ऐसे विस्तृत प्रदेश होते हैं जिनमें फसलों की किस्मों और उनके उत्पादन की विधियों को लेकर समरूपता मिलती है, और वहां का जो भूमि उपयोग है उसमें हमें संबंधता उसके अनुसार देखने को मिलती है। तो वो एक कृषि प्रदेश होगा। लिखिए, विटेल्सी के अनुसार, विटेल्सी के अनुसार कृषि प्रदेश ऐसे विस्तृत क्षेत्र होते हैं कृषि प्रदेश ऐसे विस्तृत क्षेत्र होते हैं जिनमें फसलों की किस्मों व उत्पादन विधियों में समरूपता मिलती है। फसलों की किस्मों व उत्पादन विधियों में समरूपता मिलती है तथा साथ ही कृषि भूमि उपयोग में विशिष्ट संबद्धता मिलती है। कृषि भूमि उपयोग में विशिष्ट संबद्धता मिलती है। या आप सामान्य शब्दों में ऐसे कहते हैं कि कृषि से जुड़े हुए जो विभिन्न प्रकार के तत्व हैं उनको लेकर समरूपता जहां पाई जाती है वो एक समान कृषि प्रदेश होते हैं। लिख लीजिए, या साधारण शब्दों में कृषि प्रदेश ऐसे क्षेत्र होते हैं
कृषि प्रदेश ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां कृषि के निर्धारक तत्वों में समरूपता पाई जाती है। समरूपता पाई जाती है। विश्व में कृषि प्रादेशिकरण का कार्य हम देखें तो कृषि प्रदेशों के सीमांकन हेतु प्रारंभ में जो प्रयास किए उनमें बेकर, बर्च, बुकानन, एंजल ब्रेस्ट, क्लार्क, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रारंभिक प्रयास किए थे कृषि प्रदेशों के सीमांकन में। इसके अलावा हम यदि बात करें तो जिमोवस्की और उसके जो और फॉलोवर थे उन्होंने भूमि उपयोग जो प्रादेशिकरण है उस पर विस्तृत काम किया और कृषि प्रादेशिकरण के क्षेत्र में उससे एक नया मोड़ आपके सामने आता है। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कृषि प्रादेशिकरण से प्रारंभ में जुड़े थे और उसके बाद में कुछ अलग अलग महाद्वीपों के या देशों के कृषि प्रादेशिकरण करने का काम इनमें से और कुछ नए विद्वानों ने आगे चलकर किया था। तो लिखिए, कृषि प्रदेशों के सीमांकन का कार्य प्रारंभ में बेकर, बर्च, बुकानन, एंजल ब्रेस्ट, क्लार्क, आदि विद्वानों ने किया। पोलैंड में अगर देखें तो जिमेओस्की ने भूमि उपयोग सीमांकन के माध्यम से कृषि प्रादेशिकरण के क्षेत्र में एक नया कार्य किया जिससे कृषि प्रादेशिकरण को एक नई दिशा मिली है। लिखिए, पोलैंड में जिमोवस्की द्वारा भूमि उपयोग सीमांकन से कृषि प्रादेशिकरण को नई दिशा मिली है। अगर हम 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में बात करें तो कई विद्वानों ने विश्व में कृषि प्रादेशिकरण का काम किया जिन्होंने अलग अलग आधार बनाए। हम यदि कृषि प्रादेशिकरण हेतु वेटलसी की ही बात कर लें तो वेटलसी ने कृषि प्रादेशिकरण हेतु 5 आधार बनाए थे, जिनमें पहला जो आधार था फसल व पशु संयोजन, और अपने कृषि प्रादेशिकरण में उसने फसल व पशु संयोजन को ही शीर्ष पर रखा है, सबसे ज्यादा महत्व इसको दिया है। इसके बाद में यदि हम देखें तो निवेश की मात्रा,
उत्पादन विधि, या हम कह दें क्या टेक्नोलॉजी हमने काम में ली है, प्रौद्योगिकी या तकनीकी, और उपभोग किस प्रकार से किया है, और वहां की फार्म संरचना कैसी है, या जिसको हम कह दें आवास व्यवस्था, बस्ती प्रारूप वहां का कैसा है। ये 5 आधार बनाए जिनमें सबसे ज्यादा महत्व का बिंदु उन्होंने रखा है क्या, फसल और पशु का संयोजन। तो लिखिए, इस तरीके से कई और लोगों ने भी काम किया है। तो वैसे तो विटलसी के बारे में हम लिख चुके हैं, लेकिन कृषि प्रादेशिकरण के इसके आधार क्या थे उन हम बातों को लिख देते हैं। कृषि प्रणालियां तो इसकी पहले हम लिख चुके थे ऑलरेडी। देखिए, विटलसी ने कृषि प्रदेशों के निर्धारण हेतु 5 प्रमुख चरों को आधार बनाया है। पांच प्रमुख चरों को आधार बनाया है। पहला चर लिखिए, फसल व पशु संयोजन। फसल व पशु संयोजन। दूसरा है निवेश की मात्रा। निवेश की मात्रा, या हम कह दें भूमि उपयोग गहनता। निवेश से हमें पता चलेगा कि कृषि गहन है या नहीं है। भूमि उपयोग गहनता। तीसरा लिखिए, उत्पादन की विधि या प्रौद्योगिकी, या हम कह दें तकनीकी, या आप कह दें कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग किया। फिर हमने उपभोग किस प्रकार किया, या हम कह दें हमने उत्पादों का प्रसंस्करण कैसे किया। तो उत्पादों का प्रसंस्करण और निस्तारण, अर्थात हमने उनको किस तरीके से काम में लिया। उपभोग का ढंग या उपभोग का प्रकार, अथवा हम कहते हैं उत्पादों का प्रसंस्करण व निस्तारण। और पांचवा लिखिए, फार्म उद्यम संरचना। फार्म उद्यम संरचना, या हम कह दें आवास व्यवस्था। आवास व्यवस्था। और नीचे लिख लीजिए, विटलसी ने कृषि प्रादेशिकरण में फसल व पशु संयोजन को शीर्ष पर माना है। शीर्ष पर माना है।
तो ये तो बात हुई किसके अनुसार? वेटलसी के अनुसार। कवाची के अनुसार यदि हम बात करें तो उसने उत्पादन के प्रकार, उत्पादन के किस किस तरीके के ढंग हैं, वाणिज्यीकरण की मात्रा, और प्राविधिक गहनता, इनको आधार माना है। तो बातें तो लगभग उसी प्रकार की ही हैं, लेकिन इसने 3 चरों को आधार माना है। किस किस को? कि उत्पादन किस किस तरीके से किया जाता है, उत्पाद का वाणिज्यीकरण किस स्तर का है, निर्वाह है अथवा व्यापारिक प्रकार का है, और उसमें प्रविधि का जो प्रयोग है वो किस ढंग का किया गया है, कितनी गहनता से किया गया है। उससे पता चलेगा कि हमने उसमें कितना निवेश किया है, उसका हमें पता चलेगा। तो 3 चरों को इसने आधार बनाया है। लिखिए, कवाची ने कृषि प्रादेशिकरण हेतु कृषि प्रादेशिकरण हेतु 3 चरों को आधार बनाया है। तीन चरों को आधार बनाया है। पहला लिखिए, उत्पादन के प्रकार। दूसरा, वाणिज्यीकरण की मात्रा। और तीसरा, प्राविधिक गहनता। इसके अलावा यदि हम रेटकिनिकोव की बात करें तो उसने भी 3 प्रमुख चर अपनाए हैं। उत्पाद जो प्राप्त होते हैं उनका संगठन किस प्रकार का है। दूसरी बात, गहनता का स्तर कैसा है। और तीसरा, प्रति इकाई क्षेत्र है, उस पर कितना उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन का परिमाण। या हम कहते हैं प्रति हेक्टेयर उपज की उसने बात की है कि प्रति इकाई से हमें कितना उत्पादन प्राप्त हो रहा है। लिखिए, रेटकिनिकोव ने भी रेटकिनिकोव 3 चरों को आधार बनाया है। तीन चरों को आधार बनाया है। पहला, उत्पादों का संगठन। उत्पादों का संगठन। दूसरा, गहनता का स्तर। तीसरा, प्रति इकाई क्षेत्र पर उत्पादन का परिमाण। प्रति इकाई क्षेत्र पर उत्पादन का परिमाण, या हम कहते हैं प्रति हेक्टेयर उपज।
इस संबंध में यदि हम थॉमन की बात करें तो उसने आधार माना है फसलें कौन कौन से प्रकार की हैं, फसलों के प्रकार व उनका संयोजन, दूसरा भूमि उपयोग आपने जो किया है उसकी गहनता, और प्राप्त उत्पाद का आपने व्यापारीकरण या वाणिज्यीकरण किस स्तर तक किया है, तो वाणिज्यीकरण की मात्रा, कि फसलें कौन कौन से प्रकार की हैं और कौन सी साथ में बोई जाती हैं, कितनी बोई जाती हैं, यानी उनका संयोजन, भूमि उपयोग की गहनता क्या है, आप कितनी बार उस पर उत्पादन कर रहे हैं और कितना उस पर निवेश कर रहे हैं, और तीसरा उसमें जो भी उत्पाद आपको प्राप्त हुआ उसका आपने व्यापारीकरण कितना किया। लिखिए, थॉमन ने 3 चर अपनाए हैं। पहला है फसलों के प्रकार व संयोजन, दूसरा है भूमि उपयोग की गहनता, भूमि उपयोग की गहनता, और तीसरा है वाणिज्यीकरण की मात्रा। इस संदर्भ में यदि हेल्बर्न के आधार देखें तो हेल्बर्न ने अपनाए हैं फसल व पशुओं का सापेक्षिक महत्व, दूसरा भूमि के अनुपात में श्रम की जो व्यवस्था है उसका ढंग, और तीसरा वाणिज्यीकरण की मात्रा। देखिए, हेल्बर्न ने भी 3 चर अपनाए हैं। पहला फसल व पशुओं का सापेक्षिक महत्व, फसल व पशुओं का सापेक्षिक महत्व, दूसरा श्रम और भूमि अनुपात, और तीसरा है वाणिज्यीकरण की मात्रा। तो देखो, कृषि प्रादेशिकरण में हम वैसे कोस्त्रोविकी की प्रकारिकी तो देख चुके थे, जिसने अलग अलग प्रकार के 27 चर अपनाए थे और उनको 4 समूहों में उसने रखा था। उसके अलावा भी विभिन्न विद्वानों ने कृषि के प्रकार या प्रदेश बताने के लिए कुछ चरों को अपनाया, जैसे विटलसी ने 5 चरों को अपनाया अपने प्रादेशिकरण में, और इसका जो प्रादेशिकरण था वो थोड़ा सा अलग ढंग का था। इसने, हम सामान्य जो कृषि प्रदेश पढ़ते हैं उनमें बहुत सारी जगह हम फसल के नाम के आधार पर पढ़ते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा बेस वैसा नहीं था।
इसने कृषि उद्यम का जो तरीका है उसको मुख्य फोकस किया और उसमें जो मुख्य महत्व दिया है वो फसलों और पशुओं के संयोजन को। इसके अलावा भूमि उपयोग की गहनता का स्तर क्या है, यानी कितनी निवेश की मात्रा है, उपकरणों, तकनीकों या प्रौद्योगिकी का या मानवीय श्रम का कैसा उपयोग है, यानी उत्पादन की विधि क्या है, उत्पाद जो प्राप्त हुए उनका प्रसंस्करण, निस्तारण या उपभोग का ढंग कैसा है, और फार्म उद्यम संरचना या वहां की आवास व्यवस्था कैसी है। ये रिटल्सी के आधार थे। बाकी लोगों में आधार देखे जाए तो बस लगभग एक जैसी सी ही बातें हैं, इसलिए इस तरीके के प्रश्नों में इनका बेस नहीं बनता है। लेकिन हमें इससे एक थोड़ा ये आइडिया लगेगा कि एग्रीकल्चर के रीजन्स बनाने में हम कौन कौन से चरों को प्राथमिकता देते हैं। इन सब लोगों ने प्रादेशिकरण किया और जैसे इसने उत्पादन किस किस तरीके से होता है, वाणिज्यिकरण उसका कितना हुआ, प्रौद्योगिकी की उसमें विधियों के रूप में गहनता कितनी है, निवेश की मात्रा कितनी है, इनको आधार बना लिया। रेटकेनिकों ने उत्पादों का संगठन कैसा है, किस किस प्रकार के उत्पाद प्राप्त हुए, यानी बातें वही है उत्पादन के प्रकार, या यहां पर हमने कह दिया उत्पादों के संगठन, गहनता का स्तर क्या है और प्रति हेक्टेयर उपज क्या है, इसको आधार बना लिया। थॉमन ने फसलों के प्रकार और संयोजन को आधार बना लिया। भूमि उपयोग की गहनता कैसी है और वाणिज्यिकरण की मात्रा कैसी है, यहाँ कौन सी फसल का या पशुओं का सापेक्षिक महत्व अधिक है, श्रम और भूमि का अनुपात देखा और वाणिज्यिकरण की मात्रा, इसके आधार पर हेलबर्न ने प्रादेशिकरण किया। ये तो कुछ कृषि प्रादेशिकरण करने के लिए हमें समरूपता जिन तत्वों में देखनी है उनकी बातें हुई कि कौन से चरों को आप समान देखोगे, वाणिज्यिकरण की मात्रा या गहनता का ढंग कैसा है, या प्राप्त होने वाली फसलों का प्रकार कैसा है, या फसलों और पशुओं का संयोजन कैसा है। इन कई चीजों को हम आधार बनाते हैं प्रादेशिकरण। अब कृषि प्रादेशिकरण में आपने इन सभी चरों को आधार तो बना लिया, लेकिन कोई कृषि प्रदेश कहां तक होगा। आपने आधार तो बना लिया कि मैं भूमि उपयोग गहनता के आधार पर इस कृषि प्रदेश का निर्धारण करूंगा, या मैं वाणिज्यिकरण का स्तर देख के इस कृषि प्रदेश को निर्वाह के प्रकार का बता रहा हूं, या मैं इस कृषि प्रदेश को व्यापारिक कृषि प्रदेश बता रहा हूं। तो ये तो आपने वो चर है जो काम में लिया है, लेकिन ये कृषि प्रदेश कहां किन सीमाओं तक होगा। अब उसके लिए मैंने क्या विधि अपनाई है। हो सकता है कि मैं सामान्य ऐसे देख के डिसाइड कर दूं कि इन जिलों में कृषि का ढंग ये है, तो ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है कि मैं हर जगह के डाटा लूं और सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करते हुए अलग अलग क्षेत्र के लिए बताऊं कि यहां ये कृषि प्रदेश है, यहां ये कृषि प्रदेश है। हो सकता है कि मैं किसी फसल के एक प्रकार को आधार बना लूं कि फसल का नाम है, उसके आधार पर वर्गीकरण करना है, जैसे मक्का पेटी, चावल पेटी, गेहूं की पेटी। तो इसमें आपने सिंपल एक चीज पर फोकस किया है, वाणिज्यिकरण का स्तर या गहनता का स्वरूप कुछ नहीं देखा, हमने फोकस ही एक कारक पे किया। यह हो सकता है कि मैं फसल का प्रकार, वाणिज्यिकरण की मात्रा, गहनता का ढंग क्या है, निर्वाह है या व्यापारीकरण है, इन सब को मिश्रित रूप में आधार बनाकर और फिर कृषि प्रादेशिकरण कर दूं। या मैंने एक थ्योरी बनाई, एक सिद्धांत बनाया और उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ मान्यताओं के आधार पर कह दूं कि यहां ये कृषि प्रदेश होना चाहिए, यहां ये कृषि प्रदेश होना चाहिए, नॉर्म्स बना दूं। तो ये जो आप कृषि प्रादेशिकरण करते हो इन चरों को अपनाते हुए, तो इन चरों को अपनाते हुए आप टेक्निक क्या काम में लेते हो, आप अपने अनुभव से काम लेते हो, या आप कोई मैथमेटिकल जो तरीका है वो काम में लेते हो, या आप किसी एक चीज पर फोकस करके डिमार्केशन करते हो, या बहुत सारे तत्वों को हम सम्मिलित रूप से आधार बनाकर डिमार्केशन करते हैं। तो हमें लिमिट्स तय करनी है एक एग्रीकल्चर रीजन की कि यहां तक ये होगा और इसके बाद में ये दूसरा होगा। इनको सीमाओं में बांधने का कार्य हम कैसे करेंगे, यानी कृषि प्रदेशों का सीमांकन, डिमार्केशन ऑफ एग्रीकल्चर रीजन्स, या हम कह दें उनकी लिमिटेशन, डिलिमिटेशन, उनको हमें देखना है। तो जितने भी प्रकार के तरीके हम काम में लेंगे उनको हम कुछ मोटे प्रकार में विभक्त कर सकते हैं। आप इनको कह सकते हैं कि
कृषि प्रदेशों के सीमांकन की विधि। तो हम जो मोटे तौर पर विधियां काम में लेते हैं, या आप कह दें इनको तकनीकें, टेक्निक्स, मोटे तौर पर जो हमने टेक्निक्स काम में ली हैं वो 5 टाइप की टेक्निक्स हैं। मानकीय, अनुभव आधारित, एकल कारक, बहुल कारक और कुछ सांख्यिकीय तरीके, इनको हमने आधार बनाया है। तो टेक्निक्स में हमें एक तो बात करेंगे किसकी, मानकीय, एकल कारक, बहुल कारक और सांख्यिकीय विधि। अब देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है और पहले पूछा भी गया है कि वॉन थ्यूनेन का जो कृषि प्रादेशिकरण का मॉडल है वो कौन सी तकनीक पर आधारित है। तो है किस पर, अनुभविक। अनुभव कहां किया उसने, उसने विभिन्न फसलों का उत्पादन करके बाजार तक उनका परिवहन करके और लाभ या हानि ऐसे याद थोड़ी की थी, है? मानक उसने निर्धारित किए थे कि परिवहन का इस अनुपात में फर्क पड़ेगा और यहाँ जो फसल है वो अधिक लाभ देगी, मैक्सिमम अधिकतम लाभ के सिद्धांत पर काम करेगा। जहां भी दूसरी फसल में लाभ अधिक होगा पहली फसल को कट कर दिया जाएगा, दूसरी फसल को उगाया जाएगा। तो ये तो नॉर्म्स है, मानक है। उसने इस तरीके के मानक डिसाइड किए। तो वॉन थ्यूनेन का जो कृषि प्रादेशिकरण का मॉडल है वो कैसा है, मानक की है। अनुभव आधारित मॉडल कई जगह अपनाए जा सकते हैं, जिनमें हम किसी आधार को यदि बनाएं तो वो हमारे ग्रहण किए गए तथ्यों पर आधारित होता है। जो कुछ देखा जाता है, महसूस किया जाता है, उसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। एकल कारक में एक बड़ा एग्जाम्पल आप ऐसा देख सकते हैं, जैसे बेकर ने जो कृषि प्रादेशिकरण किया यूएसए का, उसमें फसलों के आधार पर किया। उसमें उसने बताई है, फसल को मुख्य आधार मान लिया, एक कारक को, मक्का पेटी, कपास की पेटी, शीतकालीन गेहूं की पेटी, बसंतकालीन गेहूं की पेटी, ये विशिष्ट बागवानी, पशुचारण का प्रदेश, इस तरीके की डेयरी फार्मिंग, ये जो उसने कृषि प्रदेश बताए हैं उसमें उन्होंने एक ही कारक को आधार माना है। कई जगहों पर बहुल कारकों को माना गया है। और फसल संयोजन प्रदेशों के निर्धारण में आपने देखा कि वीवर ने सांख्यिकीय विधि का प्रयोग किया, डोई ने सांख्यिकीय विधि का प्रयोग किया, ये हमने देखा, थॉमस की विधि आ रही है, तो उन्होंने कुछ सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया। तो कुछ तकनीकें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सांख्यिकीय विधियों के रूप में तो हम कई तकनीकें पहले पढ़ चुके हैं। कृषि प्रादेशिकरण के ये जो तकनीकें हैं, ये एक तो यहीं से प्रश्न इसी प्रकार का हो सकता है कि निम्न में से कौन सी एक कृषि प्रादेशिकरण की तकनीक है या नहीं है, और या किसी तकनीक के बारे में थोड़ा सा गहराई से कोई प्रश्न किया जा सकता है। तो अगला हेडिंग आप डाल लीजिए, कृषि प्रादेशिकरण की तकनीकें। लिखिए, कृषि प्रादेशिकरण की तकनीकों के
कृषि प्रादेशिकरण की तकनीकों के 5 प्रमुख वर्ग हैं। पांच प्रमुख वर्ग हैं। लिखिए, पहला मानकीय, दूसरा आनुभविक, तीसरा एकल कारक, चौथा बहुल कारक या हम कह दें समग्र, या मल्टी फैक्टर कह दें, और पांचवा सांख्यिकीय। पहला जो आधार है इसमें से मानकीय, उसका हेडिंग डालिए। लिखिए, इस तकनीक में कृषि प्रादेशिकरण हेतु मानक निर्धारित किए जाते हैं। मानक निर्धारित किए जाते हैं। अब इस बेस पर यदि हम देखें तो हमें एग्जाम्पल किसका मिलता है? वॉन थ्यूनेन का मॉडल। वॉन थ्यूनेन का मॉडल मानकीय है, साथ ही सब्जेक्टिव भी है। व्यक्तिनिष्ठ है, और इसमें हमने जो मानक निर्धारित किए हैं उसके अनुसार पहले ही हमने कोई अनुभव नहीं किया, उसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं, बल्कि हमने एक फॉर्मूला के माध्यम से पहले ही तय कर दिया है कि इससे हमें ज्यादा उत्पादन, जहां लाभ ज्यादा प्राप्त होगा वहां उस फसल का उत्पादन किया जाएगा। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो किस पर है? निगमन पर आधारित है। वर्णनात्मक उसका तरीका रहा है। ये वॉन थ्यूनेन के मॉडल में हमें नॉर्मेटिव, सब्जेक्टिव ये विशेषताएं मिलती हैं। वर्णनात्मक भी है और निगमन पर आधारित है। जबकि अनुभविक विधियों में आप चलेंगे तो इनमें हमने जो कुछ प्रेक्षण किया है उसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, तो वो आगमन का तरीका होगा। और इसमें तरीका कैसा है? निगमन का तरीका, जो कि हम सामान्य अध्ययन अध्यापन की भाषा में भी समझते हैं। तो लिखिए, मानकीय में वॉन थ्यूनेन का कृषि अवस्थितिकी मॉडल मानकीय तकनीक पर आधारित है। जो व्यक्तिनिष्ठ या हम कह दें सब्जेक्टिव, वर्णनात्मक, सैद्धांतिक व निगमन विधि पर आधारित है।
निगमन विधि पर आधारित है। तो हमने वॉन थिनेन के मॉडल की अगर बात करें तो इसमें प्री डिसाइडेड फैक्टर काम में ले लिए हैं कि लाभ के सिद्धांत पर काम होगा, और जहां ज्यादा लाभ होगा, भूमि किराया जहां अधिक होगा, वहां पर उसी फसल का उत्पादन किया जाएगा। लाभ को परिभाषित करने के लिए उसने सीधा सीधा एक सिद्धांत बना लिया है कि लाभ का या अधिकतम लगान का सिद्धांत उसके ऊपर काम करेगा। और पहले से हमने बिना अनुभव के कुछ मॉडल ऐसे डिसाइड कर दिए हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल लेकर उसको सत्यापित करते हैं। हमने ये तय कर दिया कि जहां पर अधिकतम लाभ होगा वहां पर फसल का प्रकार बदल जाएगा और बाजार से दूरी के साथ में फसल गहनता में कमी आती है और उसके प्रकार में परिवर्तन आता है, निवेश की मात्रा घटती जाती है। इन चीजों को फिर हमने कुछ उदाहरण लेकर सत्यापित करने की कोशिश की। यानी मानक तो आपने पहले डिसाइड कर दिया कि दूरी बढ़ने के साथ में फसल गहनता घटती जाती है और दूरी बढ़ने के साथ में निवेश की मात्रा भी घटती जाती है, परिवहन बढ़ता जाता है। तो ये सब चीजें हमने पहले यहां पर डिसाइड कर दी और फिर एग्जाम्पल लेकर हमने इनको सत्यापित करने की कोशिश की है। जबकि दूसरा तरीका हम देखें जिसको हम बात दे रहे हैं, कौन सा? आनुभविक विधि। इसमें स्वयं द्वारा पर्यवेक्षित ऑब्जर्व्ड जो फैक्ट होते हैं उनके ऊपर काम किया जाता है। कोई प्री डिसाइडेड फैक्ट या आपके दिमाग में कोई पूर्व मान्यता है, उसका इसमें कोई भी स्थान नहीं होता है। जो प्रत्यक्ष है वही वास्तविक है और वही आपको लिखना है। तो कृषि प्रादेशिकरण में आपने किसी फसल के प्रकार को देखा, निर्वाह का ढंग देखा, उत्पादन का स्तर देखा, परिमाण देखा, वाणिज्यकरण की उसमें मात्रा देखी, किसी भी चर को देखा, आपने जैसा अनुभव किया उसके आधार पर प्रादेशिकरण कर दिया। तो ये कैसा प्रादेशिकरण है? आनुभविक प्रादेशिकरण है। लिखिए। व्यक्तिनिष्ठ या सब्जेक्टिव, देखिए टर्म थोड़ी सी आप जब इन तथ्यों की बात करते हैं, टीचिंग या हम कह दें एप्टीट्यूड की, रिसर्च की, इनकी बात करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी का क्या अर्थ है आपके? जो सब्जेक्ट है सही है, उसका एक ही अर्थ सार्वभौमिकता उसका मूल गुण होता है। और व्यक्तिनिष्ठता में एक कॉपी चेक करता है, हाँ, अलग-अलग परिणाम चेंज नहीं होता। ऑब्जेक्टिविटी में वो नहीं होता है, तो उसका उसमें सार्वभौमिकता नहीं है। उसमें उसकी जो पूर्व धारणाएं हैं वो उसमें शामिल है, खुद की जो मानक है उसमें शामिल है। तो सब्जेक्टिविटी है उसके मॉडल। दूसरी लिखिए आनुभविक तकनीक और इसके सामने लिखिए यह तकनीक पर्यवेक्षित तथ्यों पर आधारित है। पर्यवेक्षित तथ्यों पर आधारित है। साइमंस के अनुसार पर्यवेक्षित तथ्य पूर्व धारणाओं पर आधारित नहीं होते हैं। पूर्व धारणाओं पर आधारित नहीं होते। आगे लिखिए। इस तकनीक का सबसे पहले प्रयोग कृषि प्रदेशों के निर्धारण में
कृषि प्रदेशों के निर्धारण में बेकर ने किया था? तथा जोनासन जोन्स टेलर वाल्केनबर्ग आदि ने इस तकनीक के आधार पर विश्व के विभिन्न भागों का कृषि प्रादेशिकरण किया था। कृषि प्रादेशिकरण किया था। तो अनुभविक विधि में जैसा अनुभव किया जाता है, देखा जाता है, इसमें कोई आपको सांख्यिकी विधि नहीं अपनानी है, कोई पूर्व मान्यताओं पर या किसी थ्योरी पर, मॉडल पर आपको नहीं चलना है। जैसा आपने देखा है, पर्यवेक्षित किया है, उसी के अनुसार कृषि प्रदेश बनाते जाएं। तो प्रारंभ में जब विद्वानों ने कृषि प्रादेशिकरण किया अलग अलग महाद्वीपों का, देशों का, तो उन्होंने जो तकनीक अपनाई वो कौन सी थी? अनुभव आधारित तकनीक ही थी। हमने कई लोगों का जैसे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में योगदान पढ़ा है कि कृषि प्रादेशिकरण करके इन्होंने कृषि भूगोल के विकास में बड़ा योगदान दिया। तो उन लोगों का जो कार्य था वो अधिकतर किस पर आधारित था? अपने अनुभवों पर ही आधारित था। उसके बाद में एकल कारक, यदि सिंगल फैक्टर टेक्निक की हम बात करें, तो सिंगल फैक्टर टेक्निक में आप किसी एक वस्तु को आधार बना रहे हो, इसलिए हम इससे टेक्निक को वस्तु तकनीकी या वस्तु उपागम के नाम से भी जान सकते हैं। हम इसको एक कमोडिटी अप्रोच के रूप में भी जान सकते हैं। हम भारत में भी देखते हैं कि इस प्रकार की तकनीक पर आधारित कृषि प्रादेशिकरण किया गया है, जिसमें हम कहीं गन्ने के प्रदेश को हम गन्ने के, या चावल के प्रदेश को चावल के कटोरा, इस तरीके से जो हम किसी वस्तु के रूप में कृषि प्रादेशिकरण करते हैं, उसको कहा गया है कौन सा? एकल कारक उपागम, जिसमें आपने निर्वाह का ढंग, गहनता, वाणिज्यिकरण की मात्रा, इन चीजों को बेस नहीं बनाया है। आपने बेस बनाया है उस पर्टिकुलर वस्तु को कि उसका प्रोडक्शन लेवल कैसा है, तो उसी के आधार पर हमने उसका नामकरण भी वैसा ही किया है। लिखिए, एकल कारक तकनीक। लिखिए, इसे वस्तु उपागम भी कहा जाता है। इसे वस्तु उपागम भी कहा जाता है। यह एक अपरिष्कृत विधि है जिसमें किसी एकाकी वस्तु या उद्यम के सकेंद्रण को प्रदर्शित किया जाता है। सकेंद्रण को प्रदर्शित किया जाता है। इस विधि का प्रयोग
एंजल ब्रेस्ट ने किया था और उसने यूएसए में फसल और पशुओं के वितरण के मानचित्र उसने बनाए थे। हमने कृषि भूगोल के विकास में भी ऐसा पढ़ा है कि एंजल ब्रेस्ट ने फसल और पशुओं के वितरण मानचित्र बनाकर कृषि भूगोल का विकास किया था, एक नई तकनीक इसमें लेकर आया था। तो यहां पर आपने किसी एक फसल, किसी पशु, उसके वितरण को मुख्य जहां पर वो ज्यादा पाया जा रहा है उसके संकेंद्रण को आधार बनाकर वितरण मानचित्रों में जो दिखाया था, तो वो तकनीक कैसी थी? एक सिंगल फैक्टर टेक्निक थी, एकल कारक तकनीक थी। जैसे पशुधन प्रदेशों का हमने मानचित्र बना दिए कि कहां पर कौन से की सघनता ज्यादा है, उसी को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया, या कहां पर कौन सी फसल की आपको सघनता मिलती है, उसका संकेंद्रण ज्यादा है। ऐसे ही हम देखते हैं भारत में जसवीर सिंह वगैरह ने भी भारत में जो कृषि प्रदेशों के निर्धारण किए हैं वो फसल के नाम के आधार पर उनको वहां का अन्न भंडार, वहां का बाउल या कटोरा, इस तरीके के नाम देकर कृषि प्रादेशिकरण किए हैं। तो वो सब प्रादेशिकरण किस प्रकार के हैं? एकल कारक तकनीक पर आधारित है। लिखिए, एंजल ब्रेस्ट ने इस तकनीक का प्रयोग करते हुए यूएसए में प्रमुख फसलों व पशुओं के वितरण मानचित्र बनाए थे। आगे लिखिए, भारत में फसल प्रधानता के आधार पर जसवीर सिंह ने हरियाणा के अध्ययन में गेहूं की टोकरी, चावल की कटोरी, गन्ने की कोठरी, कपास का क्षेत्र, आदि का उल्लेख किया है। इसके अलावा देखिए, बहुल कारक या समग्र जो बहुमुखी तकनीक है उसमें हमें मुख्यतः किसी फसल, पशु और इनमें भी विभिन्न चरों को आधार बनाते हुए तुलना करते हुए प्रादेशिकरण करते हैं। तो कई चरों को आप आधार बनाते हैं और उनकी आपस में करते हैं क्या? तुलनात्मक रूप से, या हम कह दें तुलनीय मापों में उनको परिवर्तित कर लिया जाता है। जैसे फसलों के महत्व के आधार पर आपने उनका कंपैरिजन किया, और कंपैरिजन करते हुए आपने किसी प्रदेश में उनसे प्राप्त होने वाला उत्पादन का परिमाण क्या है, उनसे प्राप्त होने वाला मुद्रा मूल्य क्या है, उनकी प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा कैसी है, प्रति भूमि में श्रम या निवेश की मात्रा कैसी है, इनको सबको तुलनात्मक मापों में हमने एक साथ बदला और उसके आधार पर किसी एक कृषि प्रदेश का हमने सीमांकन किया। तब आपने एक से अधिक चरों को आधार बनाते हुए काम किया, तो हम इसको बहुमुखी कारक कह सकते हैं, या हम इसको बहुल कारक उपागम का नाम दे सकते हैं, बहुल कारक तकनीक का नाम दे सकते हैं। लिखिए,
बहुल कारक या समग्र बहुमुखी तकनीक। लिखिए इसमें फसल व पशुधन उत्पादन संबंधी सभी आंकड़ों को तुलनात्मक मापों में परिवर्तित किया जाता है। तुलनात्मक मापों में परिवर्तित किया जाता है तथा फसलों के व पशुधन के प्रति इकाई आवश्यक श्रम निवेश से अनुपात का कारक प्राप्त किया जाता है। तो प्रति इकाई क्षेत्र से आपने फसल जो उत्पादित की उसमें श्रम के रूप में या अन्य प्रौद्योगिकी के रूप में निवेश कितना किया और उससे उत्पादन के आपके आंकड़े कैसे प्राप्त हुए, और फिर आप उसका ढंग देखेंगे कि वो निर्वाह के ढंग का रहा या वो व्यापारिक ढंग का रहा कि या उसमें गहनता थी या वो विस्तृत प्रकार का था। तो ऐसे बहुत सारे कारकों को हमने एक साथ प्रयुक्त किया, तो बहुल कारकोपागम। और सांख्यिकीय जो तकनीकें हैं उनमें हम किसी मेथड में, किसी सूत्र में आंकड़ों का प्रयोग करके और कृषि प्रदेशों का सीमांकन कर देते हैं कि इतना तक मान प्राप्त होता है तब ये कृषि प्रदेश होगा, इतने तक मान प्राप्त होता है तो ये कृषि प्रदेश होगा। जैसे इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, फसल संयोजन के आधार पर हमने प्रदेश बनाए थे कि एक फसली फसल संयोजन प्रदेश, द्विफसली फसल संयोजन प्रदेश, त्रिफसली फसल संयोजन प्रदेश। तो उसमें आपने कुछ तकनीकें ऐसी अपनाई जिनमें कहा कि हमें प्रसरण का मान न्यूनतम जहां प्राप्त होगा वो हमारे कृषि प्रदेश का सीमांकन का तरीका होगा। कुछ में कहा कि आपको अधिकतम मान जहां पर प्राप्त होगा, अधिकतम सकारात्मक विचलन, अधिकतम दूरी की विधि, तो उनमें हमने मैक्सिमम वैल्यू को आधार बनाया था। तो इस तरीके की तकनीकों के आधार पर आपने फसलों का संयोजन बताया था। तो फसल संयोजन बताना एक तरीके से कृषि प्रदेश का ही निर्धारण का तरीका है। तो उसमें हम यदि इस तरीके के सूत्र या डाटा का प्रयोग करते हुए काम करते हैं तो वो कौन सी विधियां हैं? सांख्यिकीय विधियां। कृषि प्रदेशों के सीमांकन में कृषि से संबंधित जो भी अवधारणाएं हैं जिनको हमने पहले डिस्कस किया था उनमें से ज्यादातर को हमने सांख्यिकी के रूप में ही देखा है। और यदि उनके आधार पर, चाहे उत्पादकता के आधार पर, चाहे फसल प्रारूप और संयोजन के आधार पर, चाहे गहनता या सकेंद्रण या विविधता की मात्रा के आधार पर हमें प्रदेशों का निर्धारण करना है तो वो सब हमें कौन सी विधियों में मिलेंगे? सांख्यिकीय विधियों में देखने को मिलेंगे। तो लिखिए सांख्यिकीय तकनीक। लिखिए इसमें किसी कृषि प्रदेश को सीमांकित करने हेतु आंकड़ों का सांख्यिकीय सूत्रों के रूप में प्रयोग किया जाता है।
प्रयोग किया जाता है। इस संबंध में देखा जाए तो पहले हार्टशॉर्न और डिकेन ने अमेरिका और यूरोप के लिए इस सांख्यिकीय तकनीकों पर आधारित कृषि प्रादेशिकरण का पहला प्रयास किया था। लेकिन आगे चलकर जो ज्यादा पॉपुलर हुए उनमें आपने देखा है कि वीवर, डॉई और थॉमस, इनके जो फॉर्मूले हैं वो ज्यादा फेमस हुए। लिखिए, इस तकनीक के उपयोग का सर्वप्रथम प्रयास हार्टशॉर्न व डिकेन ने उत्तरी अमेरिका व यूरोप के कृषि प्रदेशों के सीमांकन में किया है। आगे लिखिए, इन तकनीकों में प्रदेश की इकाइयों का समूहन कर उनमें फसलों, पशुओं व अन्य उद्यमों का संयोजन किया जाता है। आगे लिखिए, इनमें वीवर, डॉई, थॉमस, कोपाक, स्कॉट, जॉनसन, आर के बनर्जी, एनपी अय्यर, जसवीर सिंह हैं, रफीउल्ला, आदि के नाम प्रमुख। तो देखिए, कृषि के जो हमने प्रदेश बनाए उनमें पहले तो हमने कृषि प्रदेशों का निर्धारण किया, प्रकारिकी देखी, विटलसी के कृषि प्रदेश देखे और कई प्रकार की कृषि अवधारणाओं का हमने ज्ञात करने का तरीका देखा। उससे हमारे दिमाग में कुछ एक कृषि के कंसेप्ट बन गए कि हम किसी भी क्षेत्र में कृषि का प्रकार देखेंगे तो हमें वहां पर कुछ चीजों पर फोकस करना होता है कि भूमि किस प्रकार की है, उसमें फसल व पशुओं का संयोजन कैसा है, विशेषीकरण है या सघनता है, निवेश की मात्रा कैसी है, उसमें एक से अधिक बार उत्पादन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, निर्वाह का ढंग है या व्यापार का ढंग है। ऐसी कुछ मुख्य बातों को हम किसी कृषि प्रदेश में जाकर देखते हैं। अब यदि आप इन चीजों के लिए किसी एक प्रदेश को सीमांकित करने के लिए पहले से नॉर्म बनाकर और डिसाइड कर दें कि इस थ्योरी पर काम करेंगे और इसके अनुसार ऐसे ऐसे किसी भी जगह पर कृषि प्रदेश बनने
चाहिए, चाहे वो व्यावहारिकता से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हो। तो ऐसे जो तकनीकें अपनाई जाती हैं कृषि प्रदेश बनाने में, उनको हम कह देते हैं मानकीय तकनीकें। जैसी किसने बना दी? वॉन थ्यूनेन ने। उसने तो कह दिया कि दूसरी पेटी में आपको ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए, पहली पेटी में आपको शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं पैदा करनी है। अब कोई जरूरी थोड़ी है की ही जाए, लेकिन उसने तो मानक तय कर दिया। दूसरी बात, आपने मानक तय नहीं किया, आपने स्वयं ऑब्जर्व किया। तो जो व्यवहारवाद है भूगोल में, वो यही तो कहता है कि इन मानकों पर मनुष्य काम नहीं करता, वो अपनी मर्जी से ही काम करता है। तो आनुभविक विधि में यही देखा जाता है कि कहाँ क्या कैसा चल रहा है, और उसका पर्यवेक्षण करते हुए हम कृषि प्रदेशों का निर्धारण कर दें कि यहाँ लोग डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, डेयरी कृषि, यहाँ बागवानी कर रहे हैं, बागवानी कृषि, यहाँ वर्षा ठीक हो रही है तो इस फसल का उत्पादन किया जा सकता है, और यही लोग कर रहे हैं। ऑब्जर्व किया, लिख दिया। यहाँ पर शीत ऋतु में ठंड ज्यादा है, बर्फ गिरती है, तो गेहूं का उत्पादन नहीं हो रहा है, तो बसंत काल में किया जा रहा है, तो बसंत काल की गेहूं की पेटी। तो ये हमने ऑब्जर्वेशन किया। अब अगर हमने किसी एक चीज को आधार बनाकर कृषि प्रादेशिकरण करना शुरू कर दिया, और उस एक चीज में हमने कह दिया कि चाहे पशु के प्रकार को ही ले लिया हो, कह दिया कि बकरी पालन का प्रदेश, तो एकल फैक्टर को हमने लिया। जैसे एंजल ब्रेस्ट ने कुछ मानचित्र बनाए थे जिसमें उन्होंने इस तरीके के फसलों और पशुओं के वितरण का प्रदर्शन किया था। तो उसमें कोई वस्तु के रूप में महत्व दिया जाता है उस कृषि प्रदेश को, कि वो किसके लिए फेमस है, उसी के आधार पर नाम रख दिया जाता है। जैसे हम प्रेरी प्रदेश को कह देते हैं ब्रेड बास्केट। तो प्रेरी प्रदेश को एक ब्रेड बास्केट एग्रीकल्चर रीजन के रूप में हम बात करें तो ये सिंगल फैक्टर टेक्निक हुई। और यदि हम सम्मिश्र रूप में या बहुमुखी समग्र रूप में अगर बात करें, तो चाहे पशुओं के हो, चाहे फसलों के हो, उत्पादन के हो, प्रति इकाई निवेश के हो, परिमाण के बात हो, उनके हमें मनी वैल्यू के रूप में हम अनुपात याद कर लें, और उसके बाद में हम उसका निर्धारण करें कृषि प्रदेश का कि वो किस ढंग का है, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे निर्वाह हो, चाहे वो गहन वाला हो, चाहे वो विस्तृत वाला हो, तो हम उसको बहुल कारक कह देंगे। और कई जगह हम कुछ आंकड़ों या डाटा का प्रयोग करते हुए कृषि प्रदेश का निर्धारण करेंगे, चाहे पशु संयोजन प्रदेश बता दें, चाहे कोई फसल संयोजन प्रदेश बता दें, या कह दें कि गहन है या नहीं है, तो गहनता का हमने माप लिया और बता दिया कि इतना प्रतिशत गहनता आ रही है तो ये गहन कृषि है, और नहीं आ रही है तो नहीं है। तो इन सूचकांकों के आधार पर यदि हम ऐसे काम करते हैं तो वो हमारी हो गई कौन सी? सांख्यिकीय तकनीकें। तो पहले जो काम हमने किया है या पढ़ा है उसी को हमने अभी सार के रूप में देखा है। अब आगे इन्हीं टेक्निक्स के आधार पर, और वो जो चर जो कोस्ट्रोविकी ने 27 काम में लिए थे, या हमने यहाँ पर कई लोगों के नाम देखे हैं, कवाची के, विटेल्सी के, इन्होंने 3-4 मुख्य कारकों को, चरों को आधार बनाया है। उनके आधार पर हम देशों के अनुसार या महाद्वीपों के अनुसार कौन कौन से एग्रीकल्चरल रीजन बन सकते हैं, उनको हमें व्यावहारिक रूप से और देखना है। तो कृषि प्रदेश हम और बनाएंगे, उनकी बात अगली क्लास में करेंगे।